ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी से उठकर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। यही वो पल था जब चंद्रगुप्त ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया, और इसी एक फैसले ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। बात है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जहां नंद वंश का राज था। देखिए, एक तरफ थे नंद शासक जिनके पास बेहिसाब दौलत थी और एक बहुत बड़ी सेना, लेकिन दूसरी तरफ थी प्रजा जिसके हिस्से में था सिर्फ डर और जुल्म। और इसी दौर में जन्म लेता है एक लड़का, चंद्रगुप्त। न कोई महल, न सेना और न ही कोई पहचान। उसके पास थी तो बस एक चीज, इस सब कुछ को बदल देने की जिद। और फिर इतिहास के पन्नों में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिनका नाम आज भी राजनीति और बुद्धिमानी का दूसरा नाम है, आचार्य चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला के महान विद्वान थे। नंद राजा ने उन्हें भरी सभा में अपमानित किया था, और उसी अपमान की आग में उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि नंद वंश का समूल नाश होगा। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक हथियार चाहिए था, एक शिष्य जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि जिसके इरादे फौलादी हों। और उनकी नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर। तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तराशना शुरू किया। उसे सिर्फ युद्ध कला या राजनीति नहीं सिखाई, बल्कि उसे सिखाया मनोविज्ञान, गुप्तचर व्यवस्था और सबसे बड़ी कला, लोगों को पढ़ने की कला। चाणक्य का एक ही मंत्र था, साम्राज्य तलवार की नोक पर नहीं बल्कि बुद्धि के बल पर जीते जाते हैं। अब इस सीख को आजमाने का वक्त था। गुरु और शिष्य ने पहला कदम उठाया और नंद साम्राज्य के दिल पर सीधा हमला कर दिया। लेकिन ये हमला एक बड़ी हार साबित हुआ। पर यही पता चलता है कि एक आम राजा और एक सम्राट में क्या फर्क होता है। चाणक्य ने सिखाया, हारना गलती नहीं है, गलती से ना सीखना गलती है। और बस उन्होंने अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल दी। अब तरीका था गुरिल्ला युद्ध, छोटे छोटे राज्यों से दोस्ती, और सबसे जरूरी जनता का भरोसा जीतना। लोगों को ये समझाना कि ये लड़ाई चंद्रगुप्त की नहीं बल्कि उनके भविष्य की है। अब ये सेना का युद्ध नहीं था, ये दिमाग का युद्ध बन चुका था। इस नई सोच के साथ एक एक करके नंद वंश की जड़ें खोखली होने लगी। और फिर वो दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना पहुंची पाटलिपुत्र। नंद साम्राज्य का पतन हुआ, दौलत और डर का वो किला ढह गया, और भारत को मिला उसका नया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन सुनिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक राज्य नहीं जीता था, बल्कि चाणक्य के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पहले कभी नहीं था। पहली बार भारत में एक सेंट्रलाइज्ड सरकार थी, टैक्स का एक सिस्टम था, खेती में सुधार किए गए, सड़कों और डाक का जाल बिछाया गया, और एक ऐसी जासूसी व्यवस्था बनाई गई जो अपने वक्त से 100 साल आगे थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी पश्चिम से एक नया तूफान आया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। 2 सुपर पावर्स की सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन चंद्रगुप्त ने साबित कर दिया कि चाणक्य की कूटनीति तलवार से ज्यादा धारदार थी। युद्ध के बाद जो संधि हुई उसने सबको चौंका दिया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की, और आज का अफगानिस्तान और ईरान का बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य को दे दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत की ग्रैंड एंट्री थी। पर कहते हैं ना, हर महान सम्राट की कहानी में एक आखिरी मोड़ जरूर आता है, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। चंद्रगुप्त मौर्य ने वो हासिल कर लिया था जो एक सपना लगता था। उनका साम्राज्य अब बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और अरब सागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक फैला था। वो अब एक विश्व शक्ति थे। और फिर अपने जीवन के आखिरी सालों में चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। सोचिए, जिस इंसान ने तलवार के दम कर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसने अंत में शांति का रास्ता चुना। शायद यही चंद्रगुप्त मौर्य की असली महानता थी। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है?
ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जिद की जो किस्मत को झुका देती है, उस गुरु की जो सही रास्ता दिखाता है, और उस एक सही फैसले की जो इतिहास लिख देता है। और ये कहानी एक बात तो साफ करती है कि जब एक बड़ी सोच और सही रणनीति एक साथ आ जाएं, तो एक साधारण इंसान भी सम्राट बन सकता है।